राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या करेंगी, ये बड़ा विषय है। और जो महिला 15 साल मुख्यमंत्री रही हो, यानी 3 बार मुख्यमंत्री पद की जिसने शपथ ली हो, वैसी वरिष्ठ नेता, वैसी लंबी पारी राजनीतिक लंबी पारी खेलने वाली नेता ये यहाँ अड़ जाए कि हम इस्तीफा नहीं देंगे पराजित होने के बाद भी, ये बेहद चौंकाने वाली और बेहद विचित्र बात है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। देवेंद्र प्रमुख हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देवेंद्र जी का स्वागत है। मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनोज यादव जी का स्वागत है। विवेक नारायण सिंह हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, विवेक जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नावेद जी का बहुत स्वागत है। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, संजय जी का बहुत स्वागत। संजय राणा जी, ममता जी ने कहा है कि मैं हारी नहीं तो इस्तीफा क्यों दूं। पत्रकारों ने कहा कि आप तो हार गई, बोले सबूत दिखाओ। मैं नहीं मानती कि मैं हारी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बंगला में भी बोल दिया, अंग्रेजी में भी बोल दिया, बोले नहीं दूंगी जी, नहीं दूंगी इस्तीफा। व्हाट नेक्स्ट। ये देश के संसदीय जीवन के इतिहास में 1952 से लेके आज तक की पहली घटना है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने बच्चे की तरह गुस्सा दिखाया हो और कहा हो कि ना जी मैं आउट नहीं हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा बल्ला, मैं तो क्रीज पे रहूंगा। देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा और क्या होना चाहिए। अमिताभ जी गुड इवनिंग। हेलो, मैं देखिए ऐसा है जी, बिल्कुल आपने इस की बचकानी और ऐसे कद्दावर नेता जो एक औहदा रखता है और देश में उसका सम्मान और की चीफ बार की रही है, उनका व्यवहार अगर होता है तो दुख हो जाता है। देखिए चले हैं, हार और जीत होती रहती है और उनको हराया किसने, इलेक्शन कमीशन नहीं हराया, कोई सेना ने नहीं हराया, कोई सीआरपीएफ ने नहीं हराया, उनको उनकी जनता ने हराया, यानी बंगाल की हराया। आप उस मैंडेट के खिलाफ जाके जब काम कर रहे हो, आखिरी में वो लगता है मैं बुनिया हो जाता, आग पकड़ के उतारा जाएगा, तब वो समस्या हो जाती है कि सम्मानित व्यक्ति को उसके साथ आसान वाला काम तो दुखद हो जाता है, क्योंकि इस तरह की हरकतें उनको दिखाता है कि उनकी नीच है, वो सत्ता के लोभ में फंसी हुई है और सत्ता के आगे सोच भी नहीं पा रही है, और वो सोच नहीं पा रही है कि अगर सत्ता से कोशिश उठेगी तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। वो डर सता है, क्योंकि जो आदमी गलत काम करता है उसको डर लगता है। भाई हमारे अखिलेश मुख्यमंत्री से जब सरकार बदली वो रिजाइन कर दिए, विपक्ष में बैठे हैं, चाहे वो दूसरे लोग थे वैसे विपक्ष में बैठे हुए हैं, कांग्रेस पहले पक्ष में बैठी हुई है। ये एक तरह से तरीका है गणतांत्रिक देश कि जिसको भी जनता चुनती है, मैंडेट जिसके पक्ष में होता है वो सत्ता में बैठता है, मैंडेट विपक्ष में होता है विपक्ष में बैठता है। लेकिन यहाँ तो फिटिंग हो रही है कि हटी बालक जैसे हो गई है। ठीक, मतलब बच्चा 5 साल का होता है कि नहीं मुझे अगर बैटिंग नहीं करोगे तो हम अपना बैट बंदा और जो पैड है लेके घर चला जाऊंगा, बाबू हम ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक, ठीक है संजय राणा, अभी रुकना होगा। नावेश को वही प्रश्न आपसे, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, वो इतिहास का जयघोष बन गया। ममता जी कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये इतिहास में क्या कह के दर्ज होगा, इतिहास भविष्य की बात है। लेकिन इस बात का व्यवहारिक रूप से मतलब क्या है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, अंग्रेजी में भी और बंगाली में भी। इसका सरल भाषा में हिंदी में फलितार्थ क्या है? ममता जी ने कई बार ये बात कही कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा की लड़ाई लड़ रही हैं, वो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, और वो कई बार लड़ती हुई नजर भी आई, सड़क पे भी नजर आई, विधानसभा में भी नजर आई, न्यायालय में भी लड़ाई लड़ने को गई।
बहुत लड़ाका हैं, वो अच्छा संघर्ष करने वाली वो नेता हैं भारत की। लेकिन अगर वो इस तरह का कोई फैसला करेंगी या इस तरह का कोई बयान देगी तो मुझे लगेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। जिसे तानाशाही वो कहती हैं मोदी सरकार के ऊपर, कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। लेकिन अगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ता है और ये जरूरी है, जनता ने उनको विपक्ष की भूमिका के लिए चुना है, ऐसे में अगर वो ये बयान दे रही हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी नेता है, वो एक दमदार नेता है। वो अपने को खुद ही तानाशाह बताने की कोशिश कर रही हैं, वो खुद ही ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ मैं कदम उठाऊंगी। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। उन्होंने विपक्ष की भूमिका उनको निभानी है और वो सड़क पे इस बात की लड़ाई लड़े। बाकी जो उनके एक बड़े संख्या में जो वोटर विचाराधीन है, जो वोट नहीं डल पाए, आप लगातार न्यायालय में उसकी लड़ाई लड़ें, उसके लिए जनता के पास जाए, जनता से कनेक्ट करें और वो संघर्ष करें। उनकी भूमिका अब विपक्ष की है और विपक्ष में वो जो भी उनके गिले शिकवे हैं, जो आरोप है, जो सच्चाइयां हैं या जो सबूत हैं, उनको सामने लाएं। ये इस तरह का कोई ऐतिहासिक नहीं कहा जाएगा, ये इतिहास में स्वर्णाक्षरों से इस तरह का फैसला नहीं लिखा जाएगा, बल्कि स्वयं उनके ऊपर कई सवाल उठेंगे और कहा जाएगा कि अगर वो मोदी सरकार को तानाशाह बता रही हैं, लेकिन वो खुद इस तरह से पूरे तरीके से पारदर्शी तरीके से अपने को तानाशाह साबित करने की अगर कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि परिपक्व नेत्री इस तरह का अगर फैसला कर रही हैं तो इस तरह तमाम सवाल उठेंगे और कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक, परिपक्व तो वो हैं भाई, 74 साल की करीब उम्र हो गई, लोकसभा में रह ली, केंद्र में मंत्री रह ली, 5 साल मुख्यमंत्री। अब परिपक्व नहीं होंगी तो कब परिपक्व होंगी? परिपक्व तो हैं, कोई आज की है वो नेता। 74 साल उम्र होगी भैया। 20 साल की उम्र में तो मैं जयप्रकाश जी की गाड़ी के आगे कूदी थी, तो परिपक्वता तो जितनी आनी थी आ गई मैक्सिमम। अब इसके आगे थोड़ी ना आते आई परिपक्वता। मुझे लगता है कि ममता जी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए हम लोगों को। विवेक जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि कई बार होता है घर में गमी हो जाए तो सब जानते हैं कि कौन अमर है, सबको जाना है, ये तो सभी जानते हैं गीता का भाव। लेकिन फिर भी घर में कोई बड़ी बूढ़ी अम्मा होती हैं तो फिर वो जब पुरुष आके सब कहते हैं चलो भाई मिट्टी उठाओ मिट्टी उठाओ, चलो 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 चलो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, होता है ना नवेद, तो वो कहते हैं भाई चलो उठाओ उठाओ उठाओ, चलो ले चलो, तो वो माँ आ जाती कहती हम नहीं जाने देंगे ना, और पकड़ लेती है। क्या उसका तात्कालिक गुस्सा होता है, तात्कालिक क्षोभ है, कष्ट है कि हम नहीं जाने देंगे ललागुड़ा ना ना। लेकिन घर के बड़े बूढ़े आते कहते अम्मा हटो हटो हटो, और फिर अम्मा को ले जाके दूसरे कमरे में बैठाल दिया जाता है और कुछ ठंडा पानी वगैरह दिया जाता है, और जो काम होना है वो फिर हो के अंतिम प्रक्रिया में चला जाता है, चाहे दफनाने और चाहे अंतिम संस्कार करने। यही है तरीका। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि बुजुर्ग महिला हैं ममता जी, वो कुछ वैसी मानसिक स्थिति में आ गई हो कि हम नहीं जाने देंगे लाश को। होता है, मैंने बहुत सारे घरों में देखा। और जब लाश थोड़ा आगे भी देह आ जाती है अर्थी, तब भी वो काफी दूर तक दौड़ती हैं महिलाएं, फिर लोग उनको रोक लेते हैं। विवेक जी, ऐसा चमत्कार तो इंदिरा जी ने भी नहीं किया 77 में। इतनी बिटरनेस, 2.5 लाख 3 लाख लोगों को जेल भेजने के बाद चुनाव हुआ, हाहाकारी स्थितियां, उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा वो भी नहीं बोली। चुपचाप सिर झुकाया, इस्तीफा दिया, अपने घर गई। विवेक जी, ये मामला तो कैड़ा हो गया। विवेक नारायण आपकी बिल्कुल ठीक जी जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये अप्रत्याशित है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए कि ममता बनर्जी एक परिपक्व राजनेता है, 3 बार की मुख्यमंत्री रही, केंद्रीय मंत्री रही और एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, तो वो सारा कुछ जानती हैं जो एक आम आदमी जानता है कि अगर हमें जनादेश नहीं मिला है, हम हार गए हैं, तो हमें सीट छोड़नी होगी। तो ये क्या वो नहीं जानती होंगी? खुद जानती होंगी। ये अर्थात जी, मुझे जो लगता है ये उनका जो बयान है ये प्रतीक बयान है, ये फैसला नहीं कोई उनका है, ये उनका एक सिंबलाइज मतलब बयान है, ये सिंबॉलिक बयान, उनका स्टेटमेंट है, जिसको वो बता रहा। आपने देखा उनकी जो कि वो किस तरह कह रही हैं
ये लड़ाई हमने विवेक जी, इलेक्शन लेकिन कमीशन से उंगली लड़ी। कटा के शहीद नहीं बन, नाखून कटा के हमने शहीद ये नहीं बनना दूसरी चाहिए लड़ी, ना। ये हमने आप इस्तीफा नहीं दोगे, लड़ी। आप बर्खास्त कर दी जाएंगी, तब क्या करोगे? अब हम खूब लड़े। अरे भैया उनके साथ में एक मिनट विवेक बात बाबू, को कह रहे हैं। विवेक जी एक मिनट रुकिए, बात आप को पूछ रहे हैं। एक मिनट भाई, कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा, एक मिनट रुक जाए, कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा, वो बर्खास्त कर दिया जाएगा, संविधान में व्यवस्था है। हाँ, अब आप बात पूरी करिए। देखिए, बात जी। आपकी बिल्कुल ठीक है। आप जो कह रहे हैं इस बात को ममता जी भी खुद जानती हैं, लेकिन आप पिछले 11 सालों से 12 सालों से ये देश तो बैठे अप्रत्याशित चीजों को देख रहा है। तो उसी में एक कड़ी ये भी है। आप देखिए, दो छोर हैं अप्रत्याशित के, एक तरफ तो हमारे मोदी जी हैं, एक तरफ ममता जी हैं। तो नया नया देखिए जो बंगाल में हुआ, जिस तरीके से ये मॉडल जो बना है, ये मॉडल क्या लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत है क्या? तो ये अप्रत्याशित घटनाओं का सिलसिला चल विवेक रहा है। जी, कांग्रेस ममता, एक मिनट भाई, अरे रुक जाओ, एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट रुको। कांग्रेस ममता के इस स्टैंड का समर्थन करती है, विरोध करती है, हाँ है ना? फिर मैं मनोज यादव जी के पास जाऊं। जो है ये, और फिर ये वही ममता जी है जिनको आरएसएस ने कहा था कि ये तो शेरनी बंगाल की है। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं, ममता जी ने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस साथ है नहीं है, ये पूछ रहा हूं। तो जी, अरे भाई, पूरी कथा हो गया, आप पूछ रहे, मैं कह रहा हूं ममता जी ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, कांग्रेस उनके इस वक्तव्य के साथ खड़ी है, खिलाफ खड़ी है? सिर्फ हाँ ना करिए, मैं मनोज जी के पास जाऊं। कांग्रेस का ये बयान सिंबॉलिक स्टेटमेंट है अन्याय के खिलाफ जो उनके साथ हुआ, जो पूरे देश में देखा, जो बंगाल में एक मॉडल बना है चुनाव जीतने का, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही भयावह है। उसके लिए उनका सिंबॉलिक। अरे भाई, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे? बोले बहुत ज्यादा अप्रत्याशित हो गया, इसलिए अब हम इस्तीफा नहीं देंगे। इंदिरा गांधी नहीं विवेक जी को, ठीक, अभी रुकना होगा, जो राजनेता है, अब रुकना होगा दादा, अब रुकना होगा। जानते हैं बात को। अरे भैया, आम आदमी जानता है, नहीं भी जानता है। अरे अगर हाँ, अब इनकी आवाज रोक दीजिए, अब आवाज रोक दीजिए, यही समस्या है, यही समस्या है कि ये तब तक बोलो जब तक आवाज रोकने की स्थिति न पैदा हो जाए। रुक जाओ भैया, विवेक जी रुक जाओ, महाराज रुक जाओ। विषय ये है ही नहीं कि अप्रत्याशित घटना हुई, चुनाव अप्रत्याशित ढंग से लड़ा गया, इसलिए अब हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये आपकी मर्जी है क्या? ये आपकी पार्टी है क्या कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहूंगा? मजाक है क्या? इंदिरा गांधी ये दुस्साहस नहीं कर पाई, ममता बनर्जी क्या कर लेंगी? और कोई ममता बनर्जी की मर्जी पर थोड़ी ना जनादेश टिका है कि ममता जी मान जाओ, जनादेश का सम्मान कर लो प्लीज, आपको हमारी कसम। ऐसा नहीं है ना, नहीं हटेंगी, हटा दी जाएंगी, बात खत्म हो गई। मनोज यादव जी, वही प्रश्न ममता जी ने एक भारत के संसदीय जीवन के इतिहास में एक सबसे विचित्र पहेली खड़ी कर दी, एक विचित्र पड़ाव क्रिएट कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के चुनाव में पराजय के बाद ऐसा नहीं कहा। बड़ी बड़ी शर्मनाक पराजय हुई, कई मुख्यमंत्री अपने अपने, नवीन पटनायक हारे खुद अपनी सीट, पार्टी नहीं, पार्टी तो स्टालिन अपनी सीट भी हार गए, पार्टी भी हार गई, अरविंद केजरीवाल, तमाम ध्वस्तीभूत हो गए छत्रप, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये पहली बार है समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के इस स्टैंड के साथ खड़ी है, विरुद्ध खड़ी है। अमिताभ जी नमस्कार, आपके भैया। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं ये बात लगभग 6 महीने पहले सोच रहा था कि देश में ये घटना कब घटित हो। परिप्रेक्ष्य बिहार था कि क्या नीतीश जी को बीजेपी जबरदस्ती जब हटाएगी तो नीतीश जी क्या करेंगे, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? जो सोचा था 6 महीने पहले वो अब हो रहा। यही सोचा था कि किसी मुख्यमंत्री को जबरिया इस्तीफा देने पे मजबूर किया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ परिस्थितियां दूसरी हो। मैं बात शुरू करूंगा उस बात से जब देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय कहते हैं 27 लाख लोग अगली बार डाल लेंगे, इस बार नहीं डाल पाए तो क्या हो। तो ममता जी ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, जिसको हटाना हो हटाए। ये तो मेरे ख्याल से जुडिशरी में बैठे लोगों को समझ लेना चाहिए कि शायद चिंगारी शुरुआत हो गई है भड़कने की।
इतने सम्मानित पद पे, इतने जिम्मेदारी वाले पद पे बैठ के कहते हैं 27 लाख वोट नहीं डाल पाएंगे तो क्या होगा, अगली बार चुनाव डाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से उसी का रिफ्लेक्शन है कि देश की संस्थाओं पे बैठे हुए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं हटेंगी तो बर्खास्त कर दी जाएंगी। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कह दी है तो वो नहीं हटेंगी, हटाने के सारे तरीके हैं, ममता जी को भी पता है। लेकिन ये बीजेपी, आरएसएस और संस्थाओं को समझ लेना पड़ेगा, वो शेरनी थी और शेरनी है, वो पिछड़ी थोड़ी नहीं है, वो ब्राह्मणी है, ब्राह्मण समाज से आती है। उन्हें मालूम है कि उनको कब क्या कहां किस तरह करना है, ये बात भी आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अरे मायावती जी थोड़ी नहीं है कि वो हार गए, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी थोड़ी नहीं कि हार गए, चलो इस्तीफा दे दिया, हम अपना विपक्ष में बैठेंगे। वो ब्राह्मण समाज से आती हैं और उन्हें पता है अत्याचार क्या हुआ। 22 लाख वोट नहीं डालने दिए गए, कामा मात्रा बड़ी छोटी बड़ी पाई छोटी पाई, ई की जगह ओ हो गया, ऊ की जगह ई हो गया, उन लोगों को नहीं सुना गया। कल्पना करिए कि देश किस स्थिति में जा रहा है। विषय ये नहीं है अमिताभ जी की ममता जी कह रही इस्तीफा नहीं दूंगी, आप भी समझते, मैं भी समझता हूँ, आपके दर्शक पहले सब समझता है, बर्खास्तगी होगी और नई सरकार का गठन होगा। लेकिन अब अत्याचार ये देश नहीं सहे। अब 5 लाख, ठीक है मनोज जी, अभी रुकना होगा, अभी आप रुकना, ठीक है, अब रुकना होगा। दोबारा मैं देवेंद्र प्रभु के साथ चलूं। उससे पहले जो बात मनोज यादव ने कही ना कि विषय ये नहीं, विषय यही है कि कोई मुख्यमंत्री इस ढंग का प्रलाप कैसे कर सकता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये आपके पिताजी की गद्दी है क्या यार, कि पसरट्टे में हमारे पिताजी की दुकान थी, उसमें तो हम ही बैठेंगे? नहीं ना। और दूसरी बात जो मनोज कह रहे कि वो पिछड़ी नहीं है, वो दलित नहीं है, वो ब्राह्मणी है। वो ब्राह्मणी हो, दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, इससे क्या फर्क पड़ता भैया, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। ब्राह्मणी है तो इस्तीफा नहीं देंगे, मुसलमान है तो इस्तीफा नहीं देंगे, ये कहां की कौन सी थ्योरी है? यही सब है। और जो मनोज जी ने कहा, एक क्रांति की बात उन्होंने कही कि अब देश में साफ हो गया है अत्याचार, ऐसी क्रांतियां मैंने हर चुनाव के बाद सुनी कि अब तय हो गया है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, और हर छत्रप हार रहा है, बुरी तरह हार रहा है। लगा उद्धव ठाकरे, शरद पवार, मुलायम से, अरे मायावती, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, एक को ले लीजिए, अखिलेश यादव आखिरी बार सत्ता का मुंह देखे थे 17 में खत्म हो गया मामला। उसके बाद से आज तक सत्ता तो नहीं मिली ना। और ये बार हमने मनोज जैसे तमाम लोगों से हर बार सुनी कि अब एनफ इज एनफ, अब क्रांति होगी। मुझे क्रांति दिखाई नहीं दी गई, कहीं हर बार गई कि क्रांति होगी। तेजस्वी भी कहते थे, जो बात मनोज यादव करे, तेजस्वी इनसे भी और ऊंची आवाज में कहते थे, क्योंकि वो बड़े नेता भी, लालू जी के बेटे, तो वो भी कहते थे कि क्रांति होगी, ईंट से ईंट बच जाएगी। कहीं ना ईंट बस्ती दिखी ना क्रांति। वो हमने बिहार में सीटी बस्ती नहीं देखी, क्रांति छोड़ो। वो भी कह रहे थे कि क्रांति कर देंगे, और चुनाव खत्म होने के बाद वो लंदन चले गए बाल बच्चों को लेके क्रांति करने। हमने उनसे सुना था, और वो कम से कम आप लोगों से तो बड़ा ही नेता है तेजस्वी यादव, वो भी ललका रहे थे कि क्रांति कर देंगे। कोई क्रांति फ्रांति नहीं की, क्यों कहीं किसी ने क्यों नहीं की? करना चाहिए था ना। या उनके पास बाहुबल नहीं है, या उनके पास गमछा नहीं है, क्या समस्या है? उनके पास भी सारे संसाधन है। जो उत्तर प्रदेश में सपा के पास हैं, वो संसाधन तो उनके पास भी है। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एक पार्टी अध्यक्ष के बेटे हैं, तेजस्वी के साथ भी वही डोमिसाइल है। क्रांति तो नहीं हुई। मैंने सपा को भी क्रांति करते उत्तर प्रदेश में नहीं देखा, नहीं देखा। 17 में क्रांति हुई क्या? नहीं। 22 में क्रांति हुई? नहीं। तथ्य तो साफ है ना मित्र, ये क्रांति कहां है और कब आएगी, यही तो समझना चाह रहे हैं। यह सब लोग ममता बनर्जी का इंतजार कर रहे थे कि जब ममता जी हारेंगी तब क्रांति आएगी। देवेंद्र प्रमुख विषय आकर वहीं ठहर गया कि कोई मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का ये कहे कि मैं हार गई हूं लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगी। और वो लोग जो संविधान की एक पॉकेट साइज डायरी हमेशा ऊपर वाली जेब में रखते हैं, कहते संविधान की पहली और सबसे बड़ी मर्यादा यही है कि जनादेश के आगे विनम्रता से सिर झुकाइए। जनादेश अच्छा लगे तो, मीठा लगे तो, कड़वा लगे तो, तीता लगे तो सिर झुकाना ही होगा। आप कितने भी रंगबाज रहे हो, आपकी मूंछ कितनी भी लंबी रही हो, आप हाथ में तलवार लेके चलते हो, तोप लेके चलते हो, फिर भी जनादेश के आगे तो सिर
झुकाना ही पड़ेगा। नहीं, उन लोगों ने भी जनादेश के आगे सिर झुकाया जो चंबल से आए थे चुनाव लड़ने। हमने उनके चुनाव कवर किए। नवेशी को जो चंबल के डकैत थे वो भी सिर झुकाए। उनने ऐसा नहीं किया कि नहीं हम हारे नहीं, लाओ बंदूक ना। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ तहसीलदार सिंह लड़े थे चुनाव। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से वो तो छीन नहीं लिया सर्टिफिकेट कि नहीं हम लेंगे, हम चंबल के हैं, नहीं ना। देवेंद्र प्रमुख, क्या स्थिति बनेगी? अमिताभ सर, सबसे पहले तो मैं ये जो जनादेश मिला है 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन प्रदेशों में उन जनता का, जनार्दन का, और विशेष रूप से बंगाल का। बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया है और वो बड़ा जनादेश, और धन्यवाद आपकी डिबेट का हमेशा करता हूं कि विश्लेषण जो बहुत शानदार होता है और प्रत्यक्ष में होता है, तथ्य के साथ होता है, उससे जनता सुनती है और फिर उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो उनका काम है। आज जो जनादेश मिला है, उस जनादेश के बाद जिस तरह से मुझे उम्मीद नहीं थी कि दीदी ऐसी गलती करेगी, क्योंकि आपने वो सारी चीज कर दी है कि वो उसी संविधान को आज ललकार रहे हैं जिस संविधान की वो प्रतिलिपि और जिस पन्ने उनको पता नहीं थे। राहुल गांधी उनके साथ थे, संविधान में खूब नाचे थे, और ये सपा भी कहती रही, ये और अदर जो बिहार वाले भी कहते रहे। लगभग आज हमारे पास 24 से 25 प्रदेशों में हम आ गए हैं। जिस जिस प्रदेश में हम चुनाव कर आए उस समय सबने एक ही दुहाई दी कि हमें संविधान बचाना है, और आज उन्हीं के मुंह से मैंने एक ट्वीट भी पढ़ा था, आपका भी ट्वीट है और भी कई ट्वीट हैं इस बारे में, कि जिन्होंने सनातन के खिलाफ, बहुसंख्यक के खिलाफ रणनीति अपनाकर उसे मिटाने की कोशिश की। ये नहीं कि अपने आप जीतना, हमें अपने आप को बनाने की नहीं, उन्होंने ये संकल्प लिया कि इस भारत से, इस रामकृष्ण की आत्मा से हम इसे सनातन को ही मिटा देंगे। आज उनका ये हाल हो चुका है कि बोलने से पहले उन्हें यही नहीं पता कि हम कह क्या रहे हैं, कि आज सारी बातें आपकी नोटेड है। कल तक आप जो हाव कर जिस तरीके से बंगाल में चिल्लाते रहे, और देश के सबसे बड़े जो आप संवैधानिक उसकी बात करते हैं प्रोटोकॉल की, वो भारत का राष्ट्रपति का है, उनको अपमानित करते रहे, देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करते रहे, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते रहे। आज फिर बच्चे वाली वही जिद है। हम यही कहेंगे कि आप इस जिद को समय रहते छोड़िए, अन्यथा हमें नुकसान नहीं है। हमें जिन्होंने 200 प्लस सीट दी है सर, ये अमिताभ सर, वहां मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं दूसरी भाषा पर आ गया। लोकतंत्र तो ये कहता है कि 1 मिनट में जिस दिन समय होगा वह राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि ममता जी को उठाकर, कभी जैसे करुणानिधि जी उठाए गए थे, बाहर भी बैठाया जा सकता। वो महिला, इसलिए मैं दूसरा शब्द यूज नहीं करूंगा। अगर उनकी जगह कोई और होता तो यही काम होता। काश बिहार में यह काम होता, काश तेजस्वी यादव ने जिस मुंह से, जिस जुबान से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी थी, वैसा कोई होता तो यही उसके साथ होता। और ये जो कहते हैं ना तोड़ देंगे, आग जला देंगे, अरे जला लिया, 300-400 दंगे हिंदू मुसलमान करा दिए। तुम में ताकत हो तो हाथ लगाकर दिखाइए। तुम्हें, तुम्हारी औकात अगर इस देश की जनता ने नहीं बताई तो फिर हमें बताना। ये वो जनादेश है, ये वो लोग हैं जिनकी स्तंभ से, जिनके समर्थन से हम इस देश में 24 प्रदेशों में आए हैं। लगातार हम दूसरी बार आए, तीसरी बार हम खड़े हैं। हम तो चाहते हैं कि आप लोग आए, नंगे हों, सड़कों पर नाचे। अरे कहां तुम्हारे मुंह सिल जाते हैं जब इस देश के सनातनों की हत्याएं होती हैं। बंगाल में नाच नचा था, बेटियों की आबरू उतरी थी, कपड़े उतार कर घुमाया गया था, और बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा गया था। एक जुबान नहीं बोलती तुम्हारी। रामकृष्ण को गाली दिलाते रहे, रामायण के स्तुति को गाली दिलाते रहे, सनातन पर वार करते रहे। जब जुबान छिल जाती है, तुम में ताकत है, आकर एक बार मिल लीजिए उनसे, अपने भाइयों से जिनने जनादेश दिया है। तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं बता दी तो हम कह देंगे कि हम भी राजनीति से पीछे हट रहे हैं। ठीक है देवेंद्र जी, रुकना होगा, मैं रुकना संजय राणा, अभी संजय राणा के पास चलूंगा। संजय राणा, जो बात मैंने शुरुआत में कही थी, ममता जी तो बीच में आ गया। आज सुबह मेरी जो विषय तय किया था वो दूसरा था, लेकिन फिर ममता जी अड़ गई तो फिर ये बड़ी बात हो गई, तो मैंने कहा इस पर चर्चा हो जाए। ममता जी के सम्मान के लिए भी जरूरी था कि चर्चा हो। वो इतनी बड़ी बात बोले और चर्चा ना हो तो ये तो उनका सम्मान है, और उनका उतना राजनीतिक जीवन है कि उनकी बात पर चर्चा तो होनी चाहिए। मैं 14 में जब मोदी की सरकार आई, उस समय के
भारत के राज्यों के राजनीतिक चित्र को देखता हूं तो उस समय जितने क्षत्रप थे जो कहे जाते थे कि ये अपने अपने राज्य के मालिक मुख्तार हैं, क्या उसमें से 90% आज या तो दिवंगत हो गए या मुरझाए फूल की तरह अपने एक कोने में कहीं बैठे हैं, चुप हैं, मसट्टी साध के, सांस भी धीरे धीरे ले रहे, वो ज्यादा ना बोलो भैया, शांत रहो। क्या बसपा का उदाहरण सामने है, पवार साहब का उदाहरण सामने है, उद्धव ठाकरे का उदाहरण सामने है। वो नोटी बोलते रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उद्धव तो नहीं बोलते। संजय राउत बोलते रहते क्योंकि उनका नाम नोटी है, लेकिन उद्धव ठाकरे तो नोटी नहीं बने कभी। नवीन बाबू से देखिए, वो कभी कभी दिल्ली आते गंगाराम में दिखाने, उसके बाद अपना शांति से वही है नवीन भवन में। ये अचानक से क्या हुआ, 12 साल, कुल 12 साल में लगभग सारे बड़े क्षत्रप कट टू द साइज हो गए। संजय राणा, देखिए सांसद की समस्या क्या होती है, कांग्रेस का शासन पर और 85 तक आपको पता ही, आपको बाद जितने पार्टियों को उदय गए, ये छोड़ करके बाकी उदय हुआ, और समाजवादी हो, चाहे आप बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, उदय उसके बाद ही हुआ। और कहीं ना उन्हें उस वैक्यूम क्रिएट हो गया था उस जमाने में, कांग्रेस वर्सेस आई नहीं कर, और कुछ मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े थे। भी आज छत्र दे रहे हैं, सबके सब एक सनातन मिटाने गए, खुद ही मीटिंग से लेकर साहिल साहब, ममता बनर्जी नेत्री हुआ करती थी, करके बैठी हुई। आपने एक शब्द बोला था, किसी जावेद भाई ने बोला, देखिए अमिताभ सर, परिपक्वता उम्र से नहीं आती। एक जमाना था कि 60 साल का आदमी सीओ बनता था, 30 साल का सीओ बनता था, परिपक्वता का पैमाना बदल, तो परिपक्वता ऊपर नहीं है। और जिस तरह से हमारे विवेक भाई वरिष्ठ नेताजी ने कांग्रेस के बोला कि नहीं उनका एक संकेतात्मक में पी विजय साहब को भी, स्टालिन साहब को भी बैठ जाना चाहिए। भाई वो क्यों छोड़ दी? आपकी सरकार बहुमत मिला है ना, उसको भी विजय को बैठे रहना चाहिए। देखिए दुर्भाग्य है कि उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि सरकार में रहते हुए इस तरह से, इस बुरी तरह अगर आपका हार होता है तो जनता करती है, कोई नेता नहीं हो सकता, नेता नहीं कर सकता। अगर नेता बहुत ज्यादा कर पाता, 14 में क्यों नहीं किला किया था वेस्ट बंगाल, 16 में क्यों नहीं किया था, 21 में क्यों नहीं किया था? क्योंकि जनता कहीं न कहीं आपकी तुष्टीकरण की एक तरफा राजनीति को त्रस्त हो गई, इसके कारण था। ठीक, ममता जी की राजनीति खत्म हो गई, आंतरिक कलह, अपना तुष्टीकरण, एग्रेसिव बिहेवियर, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने का तरीका, जितनी तो महिला सुरक्षा सबसे बड़ी नीति मानता है उनको। महिला सुरक्षा के मामले में 3 लोग नेता हैं जिनको महिलाएं पसंद करती है, योगी, मोदी और अपनी ममता जी। ममता जी को 6-7% वोट कम हुआ है, महिलाओं का ही कम। उनको समझना पड़ेगा, चिंतन करना चाहिए। सारे जो रीजनल पार्टी के अपने घर का सम्मान बढ़ा रहे हैं, घर का पैसा बढ़ा रहे हैं, खाने के लिए पैसे चीज का काफिला है। ठीक है, ठीक है, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा संजय राणा, अभी रुकना होगा। नाविश को मेरे समझ में एक बात नहीं आती, पहले कहा जाता था कांग्रेस को अपमानित करने के लिए क्षेत्रीय छत्रप कहा करते थे। कांग्रेस और छत्रपों का रिश्ता बड़ा विचित्र है, क्या सास बहू जैसा। छत्रप कांग्रेस को धैर्य की भी करते हैं, ऊपर कांग्रेस से कहते हैं वीर तुम बड़े, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। कभी कभी कांग्रेस भी छत्रपों के साथ छेड़छाड़ कर देती है, जिसे राहुल जी ममता बनर्जी को भ्रष्ट और हिंसक बताए थे चुनाव में। कहा जाता था कि जहां कांग्रेस से भाजपा की लड़ाई होती है वहां कांग्रेस भाजपा को चुनौती नहीं दे पाती है, जहां छत्रप लड़ते हैं वहां हम भाजपा का घोड़ा बांध लेते हैं, ये कहा जाता। अब देखो विवेक जी की मुंह पर मुस्कान आई, उनने कहा ये पॉइंट ठीक है, मैं आपके पक्ष का भी लाता हूं पॉइंट। ठीक, 12 साल में सारे सूबेदार पैदल हो गए। मैंने खटाखट नाम सबके आपको गिना दिए, क्या जिनकी तूती बोलती थी, चिराग जलते थे जिनके नाम में अपने सूबे में, वो कहीं खाट पर चुपचाप लेटे हैं और टीवी देख रहे हैं। ये स्थिति तो हो गई सारे छत्रपों की। आप मुझे बताओ कौन छत्रप किस राज्य में गदर काट रहा है?
ठीक ठाक राजनीतिक आधार और ठीक ठाक विधायक और सांसद संख्या, इसमें अखिलेश जी को छोड़ दें तो फिर और कोई हमको एक बता दो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई छत्र क्या सब झालमुड़ी हो गए? तो कांग्रेस का ही क्यों कंटाप मारे जा रहे थे सब लोग कि कांग्रेस नहीं लड़ पाती बीजेपी से? ममता जी लड़ ली, नवीन बाबू लड़ लिए, केजरीवाल लड़ लिए, हम मान लिया कांग्रेस किसी लायक नहीं है, लेकिन ये भी चवनप्राश खा के क्या कर लिए नवेशी को? देखिए, छत्रप की बात अगर की जाए तो ममता जी से बड़ा कोई छत्रप नहीं रहा। पश्चिम बंगाल में उनकी जितनी बड़ी ताकत रही, जितना उन्होंने संघर्ष किया, जितनी अच्छी वो लड़ाई लड़ सकती थी उन्होंने लड़ी। मेन चीज जो है, अभी मनोज जी ने जो बात कही कि जो 27 लाख की बात कही और उनका ये उसका प्रतिकार है, ये उसका रिएक्शन है, तो सवाल इस बात का है कि अगर ये बात विपक्ष, पूरा विपक्ष मान रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप सब यही मान रहे हैं कि 27 लाख वोटर जिनका अधिकार नहीं था, ये बात साबित नहीं हो पाई कि उनका अधिकार नहीं था कि वो वोट नहीं डाले, और ये साबित विचाराधीन था और चुनाव हो गया और उनका ये अधिकार छीन लिया गया। अगर ये इतनी बड़ी बात है तो आज की तारीख में ममता जी ने ऐसा स्टेटमेंट भी दे दिया इस बात का संदेश देने के लिए, तो आज की तारीख में 27 लाख वोटर्स के हक के लिए अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केजरीवाल जी पश्चिम बंगाल की जमीन पे खड़े हो जाएं। गर्मी में खड़गे जी को न लपेटो यार, वो लोग इतनी गर्मी में खड़गे जी को न ले जाओ, जमीन पर आ जाए, हम सब नेतृत्व करेंगे। सवाल यूनिटी का है, और छत्रपों के लिए सबसे पहली लड़ाई कांग्रेस ही होती है। ये जब साथ में भी लड़ते हैं तो इनका मनभेद ही रहता है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि मेरा वोट, हमारा जनसमर्थन छीनने वाले छत्रप ही हैं, और छत्रप को ये लगता है कि अगर हम इनके साथ में बहुत अच्छी दोस्ती कर लेंगे तो ये हमारा वोट बैंक खा जाएंगे। तो दिल का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, इसलिए हर सूबे में पहली लड़ाई या पहला कॉम्प्रोमाइज छत्रप का कांग्रेस के साथ करना पड़ता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में हुआ, कांग्रेस कहती है मैं संविधान के लिए हमारी लड़ाई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, वोटर के लिए लड़ाई है, एक ही मुद्दा है। यही ममता भी कह रही थी, लेकिन कांग्रेसी नेता ममता जी को भ्रष्टाचारी बताते थे, दिल में कावा और नैनों में मदीना। ममता जी भी तो यही करी थी। संविधान कहां है बीच में बंगाल में? ममता जी ने तो ये कहा, मैंने उनका भाषण सुना, उन्होंने कहा कि काफिरों को अगर वोट दिया तो तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा, ये कहा उन्होंने। ये संविधान में लिखा है क्या? काफिरों को वोट दिया तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, तुम्हें अल्लाह की कसम है, ये कहा आदरणीय ममता जी ने। ये लिखा संविधान में, लिखा तो हमको भेजो फोटो कॉपी उसकी। अजब तमाशा मचा रखा है यार। सीनियर है तो कुछ भी बोलेंगे। विवेक नारायण जी, मेरे ख्याल से आपकी आत्मा, आपसे मतलब कांग्रेस की आत्मा में ठंड पड़ी होगी कि जो आता था हमारे कंटाप मार्ग चला जाता था। बोले तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुमने बीजेपी को आगे बढ़ा दिया, बोले अब तुम लड़ लो। जिसे होता है ट्रेन के डब्बे में कोई उत्पाती चढ़ाया और उसने एक व्यक्ति के मारा, उसने कहा गुरु हमारे अकेले लगा, बड़ी बेइज्जती करेंगे सब जाके मोहल्ले में। तो उसने कहा भैया के मार के दिखाओ तो देखेंगे, नावेद भैया के। तो इनको भी फिर ऐसे सबको एक एक बार पिटवा दिया, फिर मस्त हो गया। बोले आप साले देखें गाँव में कौन बोलेगा जाके। मुझे लगा कांग्रेस को खुशी होनी चाहिए, नहीं पहलवान की लस्सी पियो आज बनारस की। विवेक जी, अमिताभ जी, कांग्रेस तो आप थप्पड़ मारने की बात भैया, होने की बात नहीं, तो कांग्रेस तो इस देश के लिए गंगा के बराबर जरूरी है, और कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस का हाथ सबके साथ जी। आज लेकिन लोगों का साथ कांग्रेस को नहीं मिल रहा, लोगों का हाथ कांग्रेस को नहीं मिल रहा। हम मान भी लें कि आपका हाथ सबके साथ, गंगा आपको तो नहीं क्या मिल रहा। करते हैं, लेकिन गंगा किसी का बुरा नहीं मानती है। गंगा तो फिर भी सबका गंगा जरूरी होती, देश के लिए कांग्रेस जरूरी है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। आपने बहुत अच्छे आज स्लोगन रखे, मैं देख रहा हूँ 5 रखे आपने हैं छत्रपों के ऊपर, बीजेपी का अभियान और जारी, ये बहुत अच्छा रखा आपने। इसमें एक आपने सब बातें बताई छत्रपों को लेके, जिस तरीके से 12 सालों में 12 सालों में दर्जन भर से ज्यादा बड़े छत्रप निपट गए जी। तो थोड़ा चला, जो भाजपा के साथ रहे, भाजपा ने
आपकी आवाज कट रही है विवेक भाई जी। पार्टी है कि जो इनके साथ खड़ा हुआ जिसका साथ ये पूरी एक लंबी फेजियत पूरी है ये, तो इसके लिए ये छत्रपों की वो तो एक अलग इशू हो गया, लेकिन वही छत्रप गए। विवेक जी आप मेरी बात नहीं समझे भाई, जो भाजपा के साथ हो जाएगा, जो कांग्रेस के साथ हो जाएगा, उसका तो वो पार्टी संरक्षण करेगी, इसमें कौन सी नई बात है। मैं पूछ रहा हूं जो छत्रप ये मुंह पर हाथ रख के निकलते थे घर से बाहर, कहते थे हमसे लड़े बीजेपी आके, तो हम बीजेपी को औकात बताएं, वो सब मिनिएचर में तब्दील हो गए नैनो टेक्नोलॉजी में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं देश में कर रहा है कांग्रेस काफी भारतीय कहते हैं। आपकी आवाज कट रही भाई, लग रहा आप कहीं ऐसी है जहां नेटवर्क में नहीं। कांग्रेस का नेटवर्क गड़बड़ है, कांग्रेस को नेटवर्क दुरुस्त रखना होगा, खड़गे जी को बोलो। और अभी कौन कह रहा था, हाँ नावेश को बताइए, ऐसे ये असहिष्णु व्यक्ति हैं, ये इस 47 डिग्री टेम्परेचर में कह रहे खड़गे जी आंदोलन करें, 85 साल उनकी उम्र, चलना फिरना मुश्किल, वो आंदोलन में जाए 47 डिग्री में है। आंदोलन में विवेक नारायण जैसे लोगों को जाना चाहिए, खड़गे जी अब क्यों जाए आंदोलन में? नहीं, मैं इस बात का विरोध करता हूं। गिर पड़े तो हड्डी नहीं जुड़े कूल्हे की इस उम्र, वो कह रहे खड़गे जी जाए ना भाई, ऐसा नहीं सलाह दो यार ना। मनोज जी प्रश्न वही है, 12 सालों में 1 दर्जन से ज्यादा बड़े, ये तथ्यात्मक बात है, इसको सपा बसपा कांग्रेस भाजपा अच्छी लगे खराब लगे उससे कोई इसके सत्यता पर फर्क नहीं पड़ता। 12 सालों में 1 दर्जन से बड़े वो छत्रप जो अपने अपने राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक हैसियत हुआ करते थे, मौसम कोई रहे, वो सब बहुत बहुत छोटे आकार में हो गए। जो चले गए उनको तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन जैसे लालू जी हैं, लेकिन वो अपने जीवन काल के सबसे मिनिएचर अवतार में हैं। 25 सीटें तब भी नहीं आई थी जब आरजेडी ने पहली बार चुनाव लड़ा था, इस वक्त 25 सीट पकड़े हैं। तो जो लोग मोदी के अश्वमेध का घोड़ा बांधने की बात करते थे और कहते थे कांग्रेस किसी लायक नहीं है, हम आएंगे तो हम देखेंगे हमारे राज्य में मोदी आए, तो अब मैं देख रहा हूं वो सारे छत्रप बिल्कुल अस्त होते सूर्य की तरह एक अंधेरी सुरंग में कहीं अपना जीवन यापन करते दिख रहे हैं हमको। हाँ, 2014 के बाद से अब तक लगातार छत्रपों का नुकसान हुआ है। वो सत्ता में थे और सत्ता से हटाए गए, लेकिन भूमिका उनकी इतनी नगण्य नहीं है। अगर नगण्य भूमिका होती तो निश्चित तौर पे अभी एक परसीमन का बिल लेके आए थे सदन में, जो 1/3 पास होना था वो पास नहीं हो, आपको भी पता है। और वो हमारी ताकत है, हमारे विपक्ष की ताकत है, इंडिया अलायंस की ताकत है। लेकिन आपका भी अपनी जगह कहना बिल्कुल वाजिब बात है। आपने एक बात कही, खड़गे साहब इतनी उम्र में ना जाए 47 डिग्री में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था अमिताभ जी, उनके सामने इस भारत के बुजुर्ग ने दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना दाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। आप अगर उस वक्त ये बात कहते तो मेरे ख्याल से गांधी जी आपसे नाराज होते। हम उसका उत्तर देंगे, मनोज भाई मैं उसका उत्तर दूंगा, गांधी जी पर मैं उत्तर दूंगा। अच्छा हाँ जी, यही बात वो बहुत साथ में अपनी बात कहता भी हूँ। देखिए बीजेपी कोई हवा नहीं है, डिबेट इस बात पे हो रही, लेकिन डिबेट इस बात पे नहीं हो रही जो मैंने 27 लाख का मुद्दा उठाया, जो उन्होंने अपनी पूरी सेना का, तंत्र का, गुंडे बदमाश आईपीएस का, बदमाश आईएसओ का और एक धारा में बहने वाले अधिकारियों का इस्तेमाल जिस तरह से किया है, ऐसा होता भी नहीं रहा इस देश। हमारी भी दल ने चुनाव लड़ा, इसी चुनाव आयोग के अंडर, जिसे छतरी कहते ना, छतरी के नीचे जो चुनाव आयोग कहता था वही करते थे। सरकार हमारी भले रही हो, भले उपचुनाव रहा हो, डीएम वही तय करता था निश्चित तौर पर। लेकिन गूंगा, दिव्यांग, विकलांग, चुनाव आयोग क्या करे, गुलाम हो गया, लड़ेंगे। रुको भाई, उनकी बात आने दो पहले, रुको प्रधान जी, अभी रुको, उनकी बात आ जाने दो जी। प्रमुख जी, जी हाँ भैया मनोज जी बोलो। एक तांगे वाला 100 रुपए का अतीक 11,000 करोड़ का हो गया, ऐसे होते हैं बदमाश, ऐसे नहीं। अरे रुको भाई, अतीक को कहां तक घसीटोगे, कितना घसीटोगे अतीक को? भैया दोनों को दिखाई दे रहा है, मनोज जी को और देवेंद्र प्रमुख को, थोड़ा दर्शकों को आनंद आए। हाँ आईएएस और पीसीएस पर उंगली उठाने से पहले
मनोज जी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। ये किसी सरकार के बनाए हुए नहीं है, देश की धरोहर है। ये हर सरकारों में काम करते हैं। अरे तुम लोगों के लिए भी काम करते थे, तुम भी इन्हीं की वजह से सरकार चला पाए थे। अरे बदमाश होते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे तुमने पाले हैं। मैंने कहा तुम डंके की चोट पर, एक अतीक की हैसियत क्या थी? साइकिल पर चला, तांगे पर चला, बाद में 11,000 से 12,000 करोड़ का मालिक बना। और आपकी बात में, अरे आज तक भी आप जमानत पर हैं। आप देखिए आपके मंत्री जो हैं, अरे आपके तो मंत्री रहे हैं, आपकी सरकारों में आज भी जेल में है। आजम खां पर कौन से मुकदमे दर्ज हुए? किसको लूटा था उन्होंने? ऐसे होते हैं भाई बदमाश। प्रदेश को जलाने का काम 400 दंगे करे आप लोगों ने, ये होती है बदमाशी। इस तरीके की नहीं कि डिबेट में बैठकर जो है आप किसी को इंगित कर सकते हैं। जिस तरीके के पाले हैं, ये गुंडे बदमाश पालने का काम तुम्हारा है। ये प्रशासन तुम्हारी सरकार में भी था, जो आज हमारी सरकार में काम कर रहा है। तुम में ताकत नहीं थी, इसलिए काम नहीं ले सके। तुम्हारे पास सिस्टम नहीं था, आप सिस्टमैटिक नहीं थे, आप क्रिमिनल माइंड के लोग थे, इसलिए आप इनसे काम नहीं ले पाई। हमने इनसे काम लिया है जो इनका काम था। इन्हें हमने मौका दिया है, इनकी क्षमता को उजागर किया है। तुम लोगों ने IAS और PCS से जूते साफ कराए थे, हम लोगों ने उनका कॉलर ऊंचा किया है, देश के सम्मान को आगे बढ़ाया है, इसलिए वो काम करते हैं। तुम में और हम में यही अंतर है। अपने आप को आप शुद्धिकरण के लिए जाइए, कहीं अच्छी जाके आप मोटिवेट करिए, अपने आप को माइंड से शांत करिए, अपने नेताओं को जो है थोड़ी सी शिक्षा दिलाइए और उन्हें लाइन और लेंथ पे लाइए, तब आपको पता चलेगा ये सिस्टम क्या होता है, ये कैसे चलाया जाता है। आप किसी पर ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। किसी PS UPSC से निकले हुए स्टूडेंट को IAS IPS देश की धरोहर है, जिन्हें आप बदमाश चोर बता रहे हैं, वो आपकी धरोहर थी, उन्हीं का नाम लीजिए। ठीक, उन्हीं का। ठीक, अभी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। देवेंद्र प्रमुख जी, मेरा प्रश्न आपसे ये कि सभी क्षेत्रीय दलों के मुखियाओं को भाजपा लगातार एक सीरीज से, एक श्रृंखला से निष्प्रभावी करते जा रही है उनके राज्य में। कोई सोच सकता था शरद पवार की कोई हैसियत नहीं बचेगी महाराष्ट्र में? कोई नहीं सोच सकता था। हमने तो वो दौर देखा जब शरद पवार प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट थे राजीव गांधी की मृत्यु के बाद, और उनका नाम नरसिंह राव से आगे चलना था। आज क्या स्थिति हो गई है? वो एक विज्ञापन आता, कुछ लेते क्यों नहीं, क्या हाल बना रखा है। आप ये टारगेटेड वो क्यों कर रहे हैं हमला? देवेंद्र प्रमुख जी सर, एक बार क्वेश्चन दोहराइए। विपक्ष ये कह रहा है कि आप टारगेटेड अटैक कर रहे हो, जैसे अमेरिका ईरान पर, इजराइल ईरान पर कर रहा है कि भाई ये छतरा पाए, इसकी कुछ चला रही, बोलो भाई इसका काम लगाओ पहले, फिर इसका लगाओ, फिर इसका लगाओ, और एक चार्टर्ड बना है, एक प्लान बना है, और धीरे धीरे सब। कोई सोचता था कि उड़ीसा में नवीन बाबू का सूर्य कभी अस्त होगा? नहीं, नवीन बाबू अपनी जीवन की राजनीतिक पारी का समापन हार से किए हैं। बीजू पटनायक के बेटे हैं और बड़े राजनेता हैं। आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। ममता जी का अगर हम ये मान लें कि रिटायरमेंट है, जैसा कुछ लोग कह रहे, तो हार से रिटायरमेंट। यार रिटायरमेंट में तो गेंदा की माला से होना चाहिए काम। देवेंद्र प्रमुख सर, मैं उसी बात पे आना चाहता हूं, मैं दोहराना चाहता हूं कि आपकी डिबेट का निष्कर्ष निकलता है, इसलिए जो है अच्छी बात होती है। निष्कर्ष जब डिबेट का निकलता है तो प्रवक्ता को थोड़ा हल्का हो जाता है, उसे फिर उस लाइन पे दोबारा नहीं जाना पड़ता। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, दीदी का सम्मान होना चाहिए था। सर एक बड़ी बात बता रहा हूं आपको, आप जो है एक एक डिबेट का अंश निकालते हैं, उसको पढ़ते सर्च करते हैं, जब एक डिबेट करते हैं तो मैं इस बात को कहता हूं कि बहुत लंबी लाइन होती है कि आपकी वाणी को सुने। एक शब्द मैं ये बता रहा हूं कि कई बार दीदी ने इस तरीके की वाणी का यूज किया है। एक बार अपनी तरफ अगर देख ले अपने गिरबा में कि आपकी हार तो होती, हम भी इतना सोच रहे थे कि हमें बहुमत मिलेगा। हमने सर वहां नहीं कहा 200 पार 400 पार, लेकिन हम ये चाह रहे थे जो आप कह रहे हैं कि दीदी के भी माला के लोकतंत्र है, हम महिलाओं का वैसे भी सम्मान करते हैं, आधी आबादी है, अगर सम्मान नहीं करते तो आज ये हालत नहीं होती। जो महिलाओं के साथ हुआ इस देश में, उसका बदला महिलाओं ने लिया है सर। और हम दीदी का सम्मान करते थे, लेकिन दीदी ने कभी उस सम्मान को स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने खुद हटाया है। और जिस तरह से अभी हमारे साथी
डंके की सबको चोट पर बिल्कुल बोल रहे थे चारों खाने कि हम की कर महिलाओं दिया। के खिलाफ बिल तो लाए ये हैं। बताइए हम कि चाहते जो हमारा हैं चरित्र कि है, आप जैसे बोल जो रहे हैं, हमारे साथ आपके खड़ा नेता भी होगा, बोले हम उसी को कि खा हमने जाएंगे। महिलाओं के खिलाफ ये बिल बताइए, गिराया ये है। अवतार जी पूछ लेकिन रहे हैं, मुझे आपसे इस मैं बात सुनना पर हंसी चाहते हैं आती है कि कि जो प्रवक्ता तो छत्रप पढ़कर हमारे उठाते साथ ही नहीं रहा, है, नेताओं की उस भाषा और छत्रप को भाषा को हमने बचाने में भी असमर्थ होते सबसे हैं। पहले उसी जिस को हमने बात के खाया, लिए राहुल और गांधी बच इसके रहे लिए हैं, रणनीति जिस हमारे बात पास के रही लिए अखिलेश यादव कि बच हमने रहे हैं, उस बात को नवीन दोनों पटनायक को प्रवक्ता बोल हराया, रहे हैं सर। अरविंद डंके की केजरीवाल चोट खुद पर को बोल रहे हराया, हैं और ममता कह को रहे हैं हराया। देश की आधी तो आबादी मुझे इस तरीके से महिलाओं का रणनीति बिल हमने हमने अपनाई मिलकर कि गिराया उनके है। नेता को ही पहले इसी का हराओ ये उनके परिणाम निर्वाचन है क्षेत्र से। कि आज तो देश में ये बताइए आप धीरे धीरे ही हमारे साथ जो लेकिन खड़ा हम होगा उस दिशा में बढ़ उसको रहे हम हैं यही कि उसका ये हर्ष देश करते हैं। ये एक कांग्रेस मैसेज जो है, मुक्त भारत इस मैसेज बनेगा। को अवतार जी आपके मुंह से धीरे सुनना चाहते धीरे हैं। ठीक, उस अभी दिन रुकना आप होगा, बार बार ठीक है, ये अभी पूछ दोनों रहे हैं। मित्रों को होते हैं। रुकना होगा। देवेंद्र जी को भी, विवेक जी को, दोनों मित्रों को रुकना पड़ेगा। जो बात कांग्रेस ने कही वो बात अर्ध सत्य है, सत्य नहीं। कांग्रेस भी चतुर है, इतने साल शासन किया है तो खेल कांटा जानती है। अर्ध सत्य बोला उन्होंने। जो भाजपा के विरोध में रहे वो भी निपट गए, साथ छोड़ो, वो भी निपट गए। छत्रप बचा ही नहीं, क्या भाजपा का पक्ष और क्या विपक्ष। हम एक घोड़ा बता दो जो हिनी ना रहा हो और दो पैर ऊपर करके घूम रहा हो राज्य में, बता दो। गजब तमाशा है। कहीं नहीं, कोई नहीं। आप सबकी उम्मीदें दीदी पर टिकी थी और स्टालिन पर टिकी थी। दोनों अपना विधानसभा हार गए, छोड़ो। क्या कांग्रेस और क्या गैर कांग्रेस, विवेक जी। और कुल कहने वाले तो ये भी कह रहे कि जिसके साथ राहुल गांधी कभी समर्थन में खड़े हो गए वो निपट गया, ऐसा भी कह रहे हैं लोग। कह रहे राहुल जी की जन्मपत्री में दोष है, उसके भी 10 उदाहरण है मेरे पास। बोले उनकी जन्मपत्री में दोष है। वो करे वरना लालू यादव की इतनी बुरी हैसियत तो नहीं थी बिहार में कि 25 सीटें आए, और जिंदा है लालू अभी। बोले राहुल गांधी की संगत का असर है, उनके ग्रहों का बोझ है जो आरजेडी उठा रही, ऐसा भी लोग कहते हैं। अब इसका क्या करिएगा। मैंने कहा, और दूसरी बात जो विवेक जी ने कही, मैं उससे सहमत नहीं हो सकता कि इस छत्रप हराए जा रहे। नहीं, आप लड़ नहीं पा रहे, ऐसे क्यों नहीं मानते हो। आप लड़ नहीं पा रहे, ऐसा क्यों नहीं मानते हो। कोई जबरिया आपको जिता दे, आप ये चाहते हो कि हम छत्रप हैं, हम पुराने जमींदार हैं बिल्लौर में, हैं तो हमें तो कुर्सी मिलनी चाहिए। अरे क्यों मिलनी चाहिए भैया, क्यों मिलनी चाहिए। आप लड़के जीतो ना। ममता बनर्जी छत्रप थी, 15 साल चुनाव जीती तो बढ़ रही। अब ममता बनर्जी अगर ये रोए कि हमको भाजपा ने हरवा दिया तो कोई नहीं मानेगा। 15 साल रसगुल्ला मिला ना सत्ता का, तो रजिस्ट्री करा ली क्या बंगाल की, नहीं ना। भाजपा भी बहुत सारे राज्यों में नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए विवेक जी, कांग्रेस खास तौर पर, क्योंकि बाकी क्षेत्रीय दल तो एक एक राज्य के हैं, कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। देश के 82% भूभाग में कितना, एक नहीं, अब आप आपके पास नहीं आएंगे, आपके पास बोलने को था उतना आप बोल चुके। 82% भूभाग में भाजपा और उसके सहयोगियों का शासन है। कांग्रेस को तो माथा ऊंचा करके बोलना नहीं चाहिए, धीमी आवाज में बोलना चाहिए, बिल्कुल सुरीली आवाज में। क्योंकि अब आपके पास वो स्थिति नहीं ना कि आप हाथ उठा के और ऐसे करो। 82% भूभाग पर भाजपा और उसके सहयोगियों का शासन है इस वक्त, एज ऑफ नाउ। कहां है कांग्रेस, कहां है कांग्रेस। और राहुल जी अपने जेब से किताब निकालने नहीं दे रहे, वो छोटी वाली संविधान वाली। क्या तमाशा है यार। मैं फिर कहूंगा, ममता बनर्जी के कद की नेता को जनादेश को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए था। जो भी नेता जनादेश की अवज्ञा करता है, मेरे लिए वो अक्षम्य है। वो किसी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 साल का नेता भी अगर जनादेश का अपमान करे तो उसको लांछित किया जाना चाहिए। संविधान में क्या लिखा है विवेक जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के लोग ही जनादेश देते हैं मेरे भाई। आप उस जनादेश को जूते की नोक पर रखना चाहते हैं। ऐसा दंभ तो इंदिरा गांधी में नहीं था। इमरजेंसी लगाई, इतना बड़ा पाप किया, उसके बावजूद भी ये दंभ करने की हिमाकत नहीं की इंदिरा गांधी ने कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। हारी तो इस्तीफा देना पड़ा। क्या दिक्कत है।
ये ठीक है, अदालत का फैसला आया, इंदिरा जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, लेकिन जब जनता की अदालत का फैसला आया तो इस्तीफा दिया ना। ममता बनर्जी इंदिरा गांधी से भी बड़ी नेता हो गई क्या? और नेता बड़ी हो चाहे छोटी हो, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। ये बात ममता जी भी जानती हैं, सारा देश जानता है। आप क्या चाहते हो कि आप बर्खास्त हों और एक प्रशासन का, पुलिस का बड़ा अफसर जाए और आपसे कहे कि मैडम प्लीज आइए, आपको घर तक छोड़ दें, तब क्या करेंगी? जाना तो पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना। और हुज्जत करेंगी तो गिरफ्तारी हो जाएगी, वो भी कोई बड़ा काम नहीं शासन के लिए, विवेक जी, वो भी कोई बड़ा काम नहीं, गिरफ्तारी हो जाएगी। तब क्या होगा? ममता बनर्जी का मान घट जाएगा। बुढ़ापे में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो जीवन भर को लांछित कर दे। जो देश में कभी नहीं हुआ वो करने की ममता जी धमकी दे रही हैं, ये चिंताजनक बात है। और ममता जी उस मोहल्ले की नेता है जो मोहल्ला नहाते समय भी संविधान की कॉपी हाथ में रखता है, इसे नहाता है एक हाथ ऊपर करके, क्या पूरा संविधान नहीं छूटेगा। उस मोहल्ले की नेता है ममता जी, और वो कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। देश के कानून ने लोकतंत्र की इससे बड़ी अवज्ञा कभी नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।